ओके, इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। राइट, दिस इज बेसिकली द फर्स्ट मॉड्यूल या फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टॉपिक। राइट, टॉपिक जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। राइट, जिस तरीके से आपके मल्टीपल टॉपिक्स हैं लाइक इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, राइट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड सो फोर्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। राइट, यू गाइस गेट द आइडिया। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है दैट इज वन ऑफ योर टॉपिक्स। राइट, उस टॉपिक के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर या मॉड्यूल है दैट इज बेसिकली दिस इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, सो लेट मी रिमूव द annotations। अब इस चैप्टर की हम एक इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि लेट्स सी के थोड़ा सा आप लोगों को बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड होना ज़रूरी है कि व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन, आई मीन फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है और इसके अंदर क्या मतलब व्हाट आर फाइनेंशियल एनालिस्ट एक्चुअली डूइंग। राइट, in relation to financial statement analysis। राइट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है और एनालिस्ट इसको बेसिकली इसको किस तरीके से यूज करते हैं इन देयर एनालिसिस। राइट, तो I'm going to start off with an introduction to the topic, to the chapter, right? Uh, so financial analysis is the process, right? सबसे पहले हम फाइनेंशियल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं और उसके बारे में ये I'm going to start pointing out कि financial analysis is the process of interpreting and evaluating a company's performance and position, okay, in context of its economic environment, right? तो इंटरप्रेटिंग का मतलब तो सबसे पहले ये होता है कि आपको पता चले कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। वो इसके अंदर भी हम डिस्कस थोड़ी सी और डिटेल में करेंगे जिस तरीके से हम जाएंगे उसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो आपको और डिटेल में जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को डिटेल में समझ आएगी, लेकिन अभी एक बहुत छोटा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो कंपनीज हैं बेसिकली जो या जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं ये बेसिकली अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है कि उन्होंने एट अ वेरी इन सिंपलिस्टिक टर्म्स अपना कितना नफा कमाया। राइट, बिकॉज कंपनीज क्या कर रही होती है, कंपनीज जो हैं वो बेसिकली इन्वेस्टर से पैसा लेती हैं। राइट, उस पैसे को वो इन्वेस्ट करती हैं एसेट्स और अदर रिसोर्सेज के अंदर। राइट, और फिर ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें किसी किस्म की गुड या सर्विस जो कि वो फिर मार्केट में बेच के उससे प्रॉफिट्स कमाते हैं। राइट, दिस इज बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन एट द एसेंस ऑफ इट, दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ। तो ये कंपनीज जो हैं क्योंकि ये मतलब इन्होंने इन्होंने पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ होता है इन कंपनीज के अंदर या क्रेडिटर्स का पैसा भी लगा होता है। वो कैसे होता है हम डिटेल में जाएंगे बाद में, लेकिन फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड के जो सप्लायर्स ऑफ कैपिटल हैं। राइट, टू मेजर वंस बीइंग डेट होल्डर्स एंड योर क्रेडिटर्स। राइट, क्रेडिटर्स या equity holders, right? And creditors are of course people who have lent you money, right? Lent you money in और उनको आपने पैसे अपने सिर्फ प्रिंसिपल ही वापस नहीं करना बल्कि आपने उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी है। राइट, और जो इक्विटी होल्डर्स हैं वो बेसिकली मालिकान है। राइट, पीपल हु हैव एन ओनरशिप स्टेक इन द कंपनी। राइट, ये बेसिकली दो मेजर आपके प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल होते हैं और इनके पैसे से कंपनी चल रही होती है। ठीक है ना, तो एंड दे आल्सो हैव टू बी कॉम्पनसेटेड, रिमेंबर। राइट, अगर कोई बंदा आपको किसी को पैसे दे रहा है तो दे एक्सपेक्ट यू टू पे देम, राइट, टू कॉम्पनसेट देम in one form or the other। Okay, so anyway, so coming back to the first bullet point के financial analysis is the process of interpreting and evaluating a company's performance and position। right, तो बेसिकली क्या होता है कि तो अच्छा एक और चीज़ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर एक और चीज़ भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि जो कंपनी जो फाइनेंशियल अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती हैं, राइट, जो परफॉर्मेंस कर रही होती हैं, राइट, जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अपने एसेट्स बिल्ड कर रही होंगी या अपने जो नफ़ा कमा रहे हैं, नफ़ा या नुकसान जो भी सिचुएशन हो रही है किसी कंपनी के साथ। राइट, रिमेंबर इट कुड बी बोथ, इट्स नॉट जस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, सम कंपनीज कुड आल्सो बी लूजिंग मनी। राइट,
तो जो भी सिचुएशन है उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब गुजर जाता है, एक कंपनी परफॉर्म कर रही है, लेट्स से 2023 जिस तरह अभी 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 खत्म हुआ है, तो 2023 लेट्स से इन द ओवर द लास्ट 1 ईयर क्या कंपनी ने कितना कमाया, या कितना प्रॉफिट किया या लॉस किया, या कितने एसेट्स बिल्डअप किए, राइट, कितनी इक्विटी बिल्डअप हुई, कितना डेट डेट लिया या पे ऑफ किया, वॉट एवर द सिचुएशन। इसकी एंड इफ यू प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये आप कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, देन डोंट वरी, हम सब चीज़ें आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ समझ में आएंगी। बट फॉर नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और फाइनेंशियल पोजीशन, ये कंपनीज, तो कमिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ 2023 के XYZ कंपनी है, उसने एक लास्ट 1 ईयर में जो जो कमाया है या एसेट्स बिल्डअप किए हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर वो आपको रिपोर्ट करेगी, राइट। रिपोर्ट किसको करेगी? नॉर्मली जो है कंपनीज आर रिपोर्टिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अ कंट्री, राइट। Right, every most countries which have a stock exchange, they are also that stock exchange is going to be regulated by the Securities and Exchange Commission. Normally यही होता है, right. It might have some slightly different variations to the term, लेकिन normally जिस तरह पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, SEC, we call it the SEC, okay, Securities and Exchange Commission, right. तो सारी जो कंपनी जो परफॉर्मेंस है, ये बेसिकली सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन समझ लें, ये इनका एक किस्म का रेगुलेटर है, राइट, रेगुलेटर है। बिकॉज राइट, रिमेंबर के जो कंपनीज जब पब्लिक से पैसा लेती हैं, राइट, बिकॉज पब्लिक के अंदर कौन कौन आते हैं? आपके शेयर होल्डर्स, यानी कि आपके जो ओनर्स हैं, राइट, और आपके जो क्रेडिटर्स हैं, राइट, आपके जो लेंडर्स हैं, वो भी वो सब जो हैं, उन सबको वो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो उनका पैसा भी उनको, दे नीड सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, बिकॉज समटाइम्स फ्रॉड होते हैं या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, या फॉर वट एवर रीजन दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो किसी भी कंट्री की होती है, उसका काम ही होता है टू टू काइंड ऑफ रेगुलेट द कंपनीज, राइट, जो कि बेसिकली दूसरों का पैसा लेके ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके बाद और वो ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट करें, राइट। देयर वन ऑफ देयर गोल्स टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी। यानी ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि एक कंपनी जो कि दूसरे लोगों से पैसा लेती है और ऑपरेट करती है, तो ऐसी कंपनीज को दे मेक श्योर, द रेगुलेटर्स यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन फॉर एग्जांपल इज गोइंग टू इंश्योर कि ऐसी कंपनीज जो हैं, वो वो अपनी वो द आउटसाइडर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल द जनरल पब्लिक है, जो कि जिसके अंदर आपके शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स दोनों आ रहे हैं, वो बेसिकली वो देख सकें कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। उनको समझ, दे कैन अंडरस्टैंड, लाइक दे हैव अ सो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसके अंदर वो देख सकें, अच्छा ये इस कंपनी में मैंने पैसा लगाया हुआ है, तो अच्छा इसने कमाया कितना है पिछले 1 साल में या 5 साल 10 साल, वॉट एवर जो कंपनी की हिस्ट्री है उसके अंदर वो देख सकें, राइट। वरना आप कैसे पता चलेगा? ये कंपनी रिपोर्ट ही नहीं कर रही है अगर फाइनेंस अपने फाइनेंस को, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू there will be no transparency, right? We won't know कि जो कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन नॉर्मली जो कंट्रीज के होते हैं, दे आर रेगुलेटर्स, दे आर देयर टू रेगुलेट सच कंपनीज, राइट। और वो मेक श्योर करते हैं कि कंपनीज अपने को स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर अडर करें, या दे स्टिक टू देम, और ये रिपोर्ट करें, राइट, ताकि जो एंटिटीज हैं, यानी कि जो 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 पब्लिक है बेसिकली, जिसके क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, लेंडर्स, गवर्नमेंट भी एक वो होती है, बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग टू टैक्स, राइट। गवर्नमेंट इज गोइंग टू टैक्स द कंपनी, राइट। मोस्ट कंट्रीज के अंदर जो है वो टैक्स भी होता है, राइट, नॉट ऑल ऑफ देम। some countries are tax free, राइट। बट लेकिन ज़्यादातर जो है वो कंपनीज में टैक्स भी होता है, तो इससे गवर्नमेंट भी एक आपकी एक वो होती एक
the government is also one of the stakeholders जो जिसको which needs to know and what needs to see कि what is going on within the company, right? ताकि वो आपको टैक्स कर सके. तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं. तो दिस इज वन, दिस इज बेसिकली अ जनरल ओवरव्यू, राइट? रिमेंबर दिस इज वी डिस्कसिंग के जो कंपनीज हैं वो किस तरीके से उनके प्रोसेस चल रहे होते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो किस तरीके से लोग यूज कर रहे होते हैं, राइट? और किस तरीके से वो रेगुलेटेड होती हैं या स्टैंडर्डाइज होती हैं, राइट? ये हम आगे चलेंगे तो इसके अंदर और डिस्कशन होगी. सो एनीवे, कमिंग बैक टू द बुलेट पॉइंट के वन मोर टाइम, फाइनेंशियल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग अ कंपनीज परफॉर्मेंस एंड पोजीशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, राइट? ये हम डिस्कस कर लिए. दो जो और टर्म्स मैं आपको जो परफॉर्म डिस्कस करना चाहूंगा इस पैराग्राफ के अंदर, वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेसिकली इज गोइंग टू बी एक कंपनी ने कितना कमाया, या अपने ऑपरेशन से, या कोर ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल कोर ऑपरेशन या इवन नॉन कोर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके अंदर नॉन कोर ऑपरेशंस और कोर ऑपरेशंस दोनों आ जाते हैं, राइट? उसके अंदर बेसिकली आपको हम देखते हैं कि भाई एक कंपनी ने ओवरऑल कितना कमाया, राइट? अगर फॉर एग्जांपल एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका को फंक्शन है टू प्रोड्यूस एंड सेल सीमेंट, राइट? तो ऐसी कंपनी ने कितना क्या प्रॉफिटेबिलिटी थी, कितना उन्होंने, हाउ मच मनी डिड दे मेक और लूज, वॉट एवर द सिचुएशन इज, ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ओके, ये दैट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ओके, कि कितना कमाया, लूज किया, प्रॉफिट और लॉस. ओके, this is represented by your income statement. Okay, income statement. Okay, the financial position है, which is the second term which I want to discuss with you. ये बेसिकली होता है कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, राइट? फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि एक तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी देख ली, राइट? और परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी या फ्रॉम कमिंग फ्रॉम स्कोर ऑपरेशन, राइट? लेकिन पोजीशन जो है वो ये होती है कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, उसके ऊपर लाइबिलिटी कितनी है, कितना डेट लिया हुआ है, और इक्विटी कितनी है, यानी कि मालिकों का जो जो ओनर्स हैं, उन उनकी उन उनकी उनकी उन उनका कितना पैसा लगा हुआ है, और फिर कंपनी ने कितना कमा के और उनकी इक्विटी बिल्डअप की है. ये सब हम डिटेल में आगे चीजें और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन राइट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, राइट? के ओवरऑल हो क्या रहा है, राइट? लेट मी रिमूव द एनोटेशंस. तो ये तो हमारी छोटी डिस्कशन होगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर और फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर. प्लीज नोट कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्सो रेफर्ड टू एज द इनकम स्टेटमेंट. ओके, इसके अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो रही होती है, और फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बैलेंस शीट. ओके, ये क्या होती है हम इसके अंदर डिटेल आगे बहुत डिटेल डिस्कशन होगी इसके ऊपर, बहुत डिटेल में आप लोग इसको देखेंगे. लेकिन फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि बैलेंस शीट बेसिकली आपके एसेट्स, एक कंपनी कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज, ओके, कितना कंपनी ओ करती है टू क्रेडिटर्स, और इक्विटी, यानी कि मालिकों का कितना पैसा लगा हुआ है, कि मालिकों की क्या सिचुएशन है फाइनेंशियली. ओके, कंपनी के अंदर मालिकों का कितना पैसा लगा हुआ है, ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओके, सो लेट मी रिमूव द एनोटेशंस. Right, so that's basically what was the first bullet point. Let's go to the second bullet point. Now, financial FA जो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये basically financial analysis का मैंने abbreviation short किया हुआ है इसको. तो whenever you see FA over here in this chapter, please understand कि I'm referring to financial analysis. Okay. Now, financial analysis is used by analysts. जो आप लोग जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं in your CFA, you guys are aiming to be financial analyst या portfolio managers, तो आप लोग को ये चीज़ें आप लोगों को ये आप लोगों के रेफरेंस से बात हो रही है. सो फाइनेंशियल एनालिसिस is used by analysts to make decisions and recommendations about whether to invest in a company's debt or equity securities. Okay, and at what price. Okay, तो कहने का मकसद ये है कि बेसिकली अब अच्छा, जो बेसिक टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, राइट? लेट मी आई वांट टू डिस्कस द मेजर टर्म्स विद यू ओवर हियर नाउ.
जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, राइट, फाइनेंशियल एनालिस्ट बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? फाइनेंशियल एनालिस्ट बेसिकली आपकी हम वी एज फाइनेंशियल एनालिस्ट व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग? हम एज फाइनेंशियल एनालिस्ट बेसिकली हम, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर एन इक्विटी एनालिस्ट, राइट, एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, तो आप लोग क्या कर रहे होंगे कि आप लोग बेसिकली, एंड लेट्स से यू आर इन द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, you're an analyst who's covering the cement manufacturing industry, तो आप लोग बेसिकली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देख रहे होंगे और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे होंगे, ठीक है ना? और आप ये डिसाइड कर रहे होंगे कि ये कंपनी, और डिसाइड और रिकमेंड कर रहे होंगे, राइट, डिसीजन, आपकी डिसीजन पे रिकमेंडेशन बेस्ड होंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं, लेट्स से आई एम इवैल्यूएटिंग कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी, ओके, एक्स वाई जेड कंपनी को मैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ, फिर जब मैंने उसको इवैल्यूएशन या अपना एनालिसिस किया तो मैं एक डिसीजन पे पहुंचूंगा ना कि भाई ये जो कंपनी है, इट्स अ गुड, इट्स इन अ गुड, इट्स परफॉर्मेंस, इट इज परफॉर्मिंग वेल, और इट हैज बीन परफॉर्मिंग वेल ओवर द पास्ट वट एवर टाइम पीरियड जो आप उसको कवर कर रहे हैं, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स या वट एवर टाइम फ्रेम जो आपने कवर एनालिसिस किया है, और और उसका फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है, इज नॉट जस्ट द पास्ट, बल्कि आप तो आपने कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब एनालाइज किया तो यू रियलाइज किया यार ये कंपनीज जो हैं, ये इनका इनका पास्ट भी अच्छा है, यानी कि इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रही है, दे हैव बीन मेकिंग प्रॉफिट्स, लेट्स से दे हैव बीन मेकिंग प्रॉफिट्स, एंड दोज प्रॉफिट्स हैव बीन इंक्रीजिंग ओवर टाइम, ओके। और फाइनेंशियल पोजीशन भी आप उसकी, अगर रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग, ओके, मेकिंग डिसीजंस, तो आपने डिसाइड किया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, यानी कि एसेट्स, और इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, राइट, वो किस तरह डिसाइड करते हैं कि अच्छी पोजीशन है या नहीं, उसके बारे में आप अभी आप लोग ना फिक्र करें, क्योंकि आगे जाके आप बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है ना? तो डोंट वरी अबाउट दैट। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड के डिसीजंस जो होती हैं, या वो ये होती हैं कि अच्छा, इस सिंस आई एम, लेट्स से आई एम एन इक्विटी एनालिस्ट, तो मैं डिसाइड करूंगा कि अच्छा इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो इट्स अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। जब मैं डिसीजन ले लूंगा उसके बाद मैं रिकमेंडेशंस भी करूंगा, ठीक है ना? आई विल ऑल्सो रिकमेंड टू, बिकॉज लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर अ ब्रोकरेज फर्म एज एन इक्विटी एनालिस्ट, तो आपकी जो डिसीजन आपने ली है कि इट्स अ गुड आइडिया टू, फॉर एग्जांपल, टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, तो उस डिसीजन के बेसिस पे आप जाके रिकमेंडेशंस भी दे रहे होंगे, क्या अच्छा ये जो इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको रिकमेंड करेंगे कि यू शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, ओके। सो दैट्स बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, ओके। नाउ, अच्छा, ये हो गया कि जब आप डिसीजन और रिकमेंडेशंस आपकी जो हैं उसके अंदर सिर्फ आपकी, उसके अंदर आप दोनों डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज दोनों को देख रहे हैं, ठीक है ना? आप बेसिकली, अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन आपको डेट और इक्विटी के ऊपर भी कर लेते हैं कि डेट जो है वो बेसिकली इस सिक्योरिटीज बेसिकली जो है ना, वो दो किस्म की होती हैं, राइट, बेसिकली स्टॉक्स होते हैं और बॉन्ड्स, राइट। आई विल गिव यू टू एग्जांपल्स ऑफ डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज आर, डेट सिक्योरिटीज इंक्लूड बॉन्ड्स, ओके। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे 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 डिस्कशन होगी, पूरे पूरे टॉपिक्स पे इसके ऊपर एलोकेट होंगे। डेट जो है, फिक्स्ड इनकम जो है, आपका फिक्स्ड इनकम जो सिक्योरिटीज है, वो बेसिकली डेट सिक्योरिटीज हैं, ठीक है ना? आप इसके आगे जाके देखेंगे, फिक्स्ड इनकम आपका एक बहुत मेजर टॉपिक है। और इक्विटी 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 इंस्ट्रूमेंट जो हैं, उसके अंदर वो बेसिकली स्टॉक्स आ जाते हैं, ठीक है ना? ये भी आगे, ये पूरा टॉपिक इसके ऊपर भी डेलिकेट होगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस, राइट, कि अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आई नो आप लोग ये सब बहुत से सवाल होंगे, लेकिन डोंट वरी अबाउट देम राइट नाउ। जस्ट अंडरस्टैंड, जितना मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है ना? ये यही आप लोग समझ लें तो आप लोगों के लिए दिस इज मोर देन इनफ। आपकी जो सवाल, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज आई एम श्योर यू गाइस हैव क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, विच इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन ये आगे जाके जिस तरह प्रोग्रेस करेंगे आप लोग के सारे सवालात के जवाब आपको मिलते जाएंगे, डोंट वरी, ओके। नाउ,
तो ये कमिंग बैक टू दिस बुलेट पॉइंट, तो हम वी वर सेइंग कि जो एनालिस्ट हैं वो डिसीजंस लेते हैं और रिकमेंडेशंस देते हैं, राइट, कि ये कंपनी जो है एक्स वाई जेड कंपनी को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, उसकी इक्विटी सिक्योरिटीज को, उसके स्टॉक्स को, तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। और फिर मैं रिकमेंड करूँगा अपने अपने मेरे जो क्लाइंट्स हैं, राइट, जो भी सिचुएशन है, तो मैं उनको, अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि यू शुड बाय द डेट या इक्विटी ऑफ दिस कंपनी, और उसके यानी कि आप उसके लिए इन्वेस्ट करें और उसकी सिक्योरिटीज के अंदर। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आप इसके लिए इन्वेस्ट करें, मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइस कितनी है, राइट। ये कैसे होती है, वैल्यूएशन क्या होती है, ये सिर्फ वैल्यूएशन कहते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन या स्टॉक वैल्यूएशन दोनों होती हैं। ये एसेट वैल्यूएशन के अंदर आता है। ये किस तरह होता है ये भी हम अगेन बहुत डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, ओके। सो लेकिन राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम फाइनेंशियल एनालिस्ट हम सिर्फ ये रिकमेंड नहीं कर रहे होते कि आप इसके बॉन्ड खरीद लें या स्टॉक्स खरीद लें, हम यही बताते हैं कितनी प्राइस पे खरीदना है, ठीक है। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट मी रिमूव ऑल द नोटेशंस नाउ। डेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो अच्छा, नाउ आई एम गोना मूव ऑन टू द फर्दर, आगे चलते हैं। डेट इन्वेस्टर, ये अगेन अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रही है, ओके। डेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो बेसिकली कंसर्न होते हैं कि कंपनीज एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, राइट, जो एंड रीपे प्रिंसिपल लेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि जो डेट इन्वेस्टर्स यानी कि आपकी जो जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसने जिसने कंपनी ने बॉन्ड इश्यूज किए हुए हैं, राइट, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ डेट फाइनेंसिंग, ओके। फिक्स इनकम के अंदर आते हैं ये, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, ये आगे आगे डिटेल में बात करेंगे, बस अंडरस्टैंड के ये वो आपके क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, इन्होंने आपको पैसा लेंड किया हुआ है, यानी कि आपने इन्होंने आपको पैसा दिया हुआ है विद द अग्रीमेंट, विद द म्यूचुअल अग्रीमेंट कि आप इनको इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, राइट, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहे हैं तो आप उसको वो फ्री में पैसा तो नहीं दे रहे, और दे एक्सपेक्ट टू बी कॉम्पनसेटेड। तो वो आप इनको इंटरेस्ट पेमेंट भी देंगे, राइट, और आप फिर आगे जाके एट एट एन अग्रीड अपॉन आफ्टर अग्रीड अपॉन टाइम हैज पास्ड या लैप्स्ड, आप उसके बाद इनको इनका जो ओरिजिनल प्रिंसिपल इन्होंने आपको लेंड किया वो भी आप वापस करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली डेट इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से होता है, ठीक है। तो ये हो गया, फिर उसके बाद रिमूव द नोटेशंस। फिर उसके बाद आपके आगे इक्विटी इन्वेस्टर्स। इक्विटी इन्वेस्टर्स जो हैं वो लोग होते हैं हु आर इंटरेस्टेड इन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड पर शेयर वैल्यू। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इक्विटी इन्वेस्टर्स आर बेसिकली ओन इन्वेस्टर्स ओनर हु आर या हु आर इंटेंडिंग टू बिकम ओनर्स ऑफ द कंपनी, पोटेंशियल, यानी कि मैं मैं जो हूँ वो आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग स्टॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी, तो आई एम अ पोटेंशियल इक्विटी इन्वेस्टर, राइट, बिकॉज मैं ओनर बनने की। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन डेट इन्वेस्टर्स एंड इक्विटी इन्वेस्टर्स कि डेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, ओके, कि दे आर क्रेडिटर्स टू द कंपनी, मालिक नहीं होते वो, दे नॉट ओनर्स। क्या डिफरेंसेस होते हैं हम आगे जाकर डिटेल में अगेन डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि जो डेट इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल बॉन्ड होल्डर, दे आर पीपल हु हैव लेंट मनी टू द कंपनी कि भाई आपने मुझे पैसे वापस करने हैं, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल मुझे पूरा वापस चाहिए, और उसके साथ मुझे आप एवरी पीरियोडिक पेमेंट्स भी करेंगे। फॉर एग्जांपल एवरी 6 मंथ्स यू आर गोइंग टू पे मी एन एक्स परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू से मतलब है कि मैंने लेट्स से आई एम क्रिएटर, आई एम अ डेट इन्वेस्टर, लेट्स से बॉन्ड होल्डर, और मैंने आपसे $1,000 को आपको मैं लैंड किए हैं या $1,000 का बॉन्ड लिया आपसे, तो और लेट्स से हमारी एग्रीड हो है कि 5% या लेट्स से 10%, टू फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 10% मैं आपको 10% मैं आपको पेमेंट करूंगा इन इंटरेस्ट। तो अगर $1,000 हैं तो फिर एवरी ईयर फॉर एग्जांपल मैं आपको 10% या $100 में आपको एज इंटरेस्ट इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है ना। और फिर लेट से हमारी एग्रीमेंट हुई थी कि 5 साल के बाद मैं आपको जो आपका बोरोड अमाउंट है, जो मैंने आपसे बोरो किया है, लेट्स आई एम द कंपनी एंड यू आर द लेंडर, तो लेट से 5 साल के बाद मैं आपको आपका ओरिजिनल अमाउंट $1,000 लेट से जो आपसे मैंने बोरो किया वो भी मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही होता है इक्विटी। अच्छा, इक्विटी इन्वेस्टर्स जो है उनको वो मालिकान होते हैं, वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, और उनकी जो कॉम्पनसेशन है वो ये होती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, ओके।
ये आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी भी ना। डिविडेंड बेसिकली कैश आपको, अगर लेट से कंपनी ने $100 कमाए हैं, आई एम कीपिंग द नंबर स्मॉल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंड योर टू हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड। अगर $100 कंपनी ने कमाया और कंपनी ने लेट से $20 इसमें से कैश डिविडेंड आपको दे दिया है, तो यानी कि आपको कैश पेमेंट, अब आपके प्रॉफिट्स में से कंपनी ने $100 कमाए, आप मालिक थे, आप मालिक हैं, तो आपने $100 कमाए आपकी कंपनी ने, और आपको $20 आपको उसने कैश दे दिया, बाकी $80 रिटेन कर लिए। ठीक है, ये अगेन रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, ये भी हम आगे आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो these are the ways that your uh, that the investors, both debt and equity investors, are being compensated, okay, by the company. Now, moving ahead. Now, overall, the central focus of financial analysis is evaluating a company's ability to earn return on capital. Return on capital. Please note, okay, that is at least equal to the cost of capital. Okay. Now, पहले इस छोटे इतना जितना मैंने आपसे पॉइंट अभी डिस्कस किया है ना, है, ये जो मैंने यहाँ से ये इसको डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है ना। जो मेजर टर्म्स में आपको बता दूं, फाइनेंशियल एनालिसिस तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिक हो गई है कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, वी आर वैल्यू एनालाइजिंग, राइट। इसको और डिस्कशन अभी चल भी रही है, राइट। सेंट्रल फोकस ऑन फाइनेंशियल एनालिसिस इवैल्यूएटिंग कंपनीज एबिलिटी टू अर्न द रिटर्न ऑन कैपिटल। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल में आप लोगों को बता दूं बहुत सिंपल क्या होता है, कि अगर मैंने $100, अगर मैंने कंपनी के $100 इन्वेस्ट किए हैं, ओके, आई इन्वेस्टेड $100, ओके, और इस $100 के ऊपर एक साल के बाद मुझे कंपनी ने $10 कमा के दिए, राइट, प्रॉफिट। तो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल, ROC में फॉर एब्रीविएशन फॉर रिटर्न कैपिटल, मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल 10% हो गया। क्यों? क्योंकि ये 10% प्रॉफिट था मेरा, डिवाइड बाय $10 डिवाइड बाय 100, तो मेरा 0.10 और 10%, ओके, ये जो है मेरा मेरा रिटर्न हो गया, ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल। लेट मी रिमूव द एनोटेशंस, राइट। सो रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये अगेन रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग अप टिल दिस पॉइंट, तो इसके अंदर मैंने ये मेंशन किया है कि एक कंपनी की जो एबिलिटी टू अर्न रिटर्न ऑन कैपिटल, दैट इज एट लीस्ट इक्वल टू इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होता है कि भाई अगर हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने किसी से पैसे बोरो किए हैं, तो वो उसके ऊपर कोई कॉम्पनसेशन करेंगे ना हम लोग। ऐसे तो नहीं है कि वो मतलब उसकी कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट से मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर लेंडर है, राइट, अगर कोई लेंडर है, राइट, अगेन दिस इज अ डिस्कशन बेस्ड ऑन कन्वेंशनल फाइनेंस, राइट। कन्वेंशनल फाइनेंस का फ्रेमवर्क वो कहता है कि अगर कोई लेंडर है, उसने आपको पैसे दिए हैं, तो उसकी किसी किस्म की कॉम्पनसेशन होगी ना, राइट, उसकी कॉम्पनसेशन होगी। यानी कि अगर मैंने आपको लैंड किए हैं, इफ आई लेंट यू $1,000 फॉर 1 ईयर, ओके, तो मैं आपसे किसी किस्म की कॉम्पनसेशन लूंगा ना, मैं आपको क्यों पैसे दिए, राइट। कन्वेंशन फाइनेंस कहती है कि अगर किसी लेंडर्स को, कन्वेंशन बेस्ड ऑन कन्वेंशन फाइनेंस है कि $1,000 अगर आपको लैंड किए गए हैं, तो द लेंडर डिजर्व्स सम काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। तो वो बेसिकली ये होता है कि सम टाइप ऑफ कॉम्पनसेशन, जो इस केस के अंदर क्या होगी, इंटरेस्ट होगा, ओके। तो ठीक है, ये तो हो गया इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर इसी चीज को मैं अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखूं, कि मैं लेट मी रिमूव द नोटेशंस अगेन, लेट्स से कि आई एम कंपनी एक्स, ओके, कंपनी XYZ, ओके, दिस इज माय कंपनी, और मेरी कंपनी ने लेट से बोरो किए हैं $100,000, ओके। तो अगर ये $100,000 बोरो किए हैं, तो मैं इसके ऊपर ऑफकोर्स किसी का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैंने बोरो किए हैं।
तो जो जो लेंडर है वो मुझे कोई अमाउंट चार्ज करेगा, तो वो अमाउंट, लेट्स से वी अग्रीड अमाउंट इज 5% पर ईयर, ओके, और विच इज बेसिकली इक्वल टू $5,000, ओके। ये $5,000 जो है, या 5% पर ईयर इज माई कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिमेंबर, अभी क्या होता है, बहुत डिटेल में आगे डिस्कशन होगी, पर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड के जो लेंडर्स या आपके इक्विटी होल्डर्स होते हैं, राइट, वो बेसिकली दे एक्सपेक्ट टू बी दे एक्सपेक्ट टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर लेंडिंग यू मनी, और उनकी जो कॉम्पनसेशन होती है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर की जाती है, राइट, राइट। सो coming back to this bullet point, the overall central focus of financial analysis is evaluating company's ability to earn return on capital that is at least equal to the cost of capital to profitably grow its operation। हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि कंपनी फाइनेंशियल एनालिसिस हम क्या चीज़ वैल्यूएट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई कंपनी अपना जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो कम से कम, यानी कि जो अगर बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न रिटर्न ऑन कैपिटल विच इज एटलीस्ट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, का मतलब है कि अगर कंपनी ने अगर कंपनी को पेमेंट करनी है अपने कैपिटल के ऊपर, लेट्स से कंपनी ने $1,000 बोरो किए हैं, राइट, या अपने रेज किए हैं, राइट, लेट्स से बोरो करें 100% डेट बाय बोरोइंग फ्रॉम लेंडर्स, और राइट, तो और इसकी कॉस्ट है लेट्स से $50, ओके, दिस इज द कॉस्ट, ओके, दिस इज द कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट, ओके। तो अगर कंपनी $50 से ज्यादा काम, फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या देख रहे होते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू हम फाइनेंशियल एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हम देखें कि ये जो $50 कॉस्ट है, ये कंपनी इस कॉस्ट से ज्यादा कमा सकी है, यानी कि वॉज इट एबल टू मेक मेक अ प्रॉफिट और नॉट। क्या मतलब कि अगर लेट से अगर कंपनी की कॉस्ट कितनी है, $50। एंड अगेन रिमेंबर, कोई भी बिजनेस जो है वो कोई भी बिजनेस जो ऑपरेट कर रहा होता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा होता है, राइट। जो मेजर जो गोल होता है किसी भी कॉरपोरेशन का, वो इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, ओके, वन ऑफ द मेजर गोल्स इज, राइट। तो इस वजह से नॉट ऑल, कुछ नॉन प्रॉफिट भी होती है, लेकिन हम फॉर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो अगर फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रॉफिट प्रॉफिट करने के लिए बैठी हुई हैं या ऑपरेट कर रही हैं, जो फॉर प्रॉफिट हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके अंदर अगर आपकी कॉस्ट 50 है और अगर आप $30 कमा रहे हैं, आपकी कॉस्ट 50 है, आपका योर अर्निंग your revenue is only 30, so you are going to end up making a loss of $20, right? You don't want this। तो हम फाइनेंशियल एनालिसिस से ये देख रहे होते हैं कंपनी जो है वो बेसिकली अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर कर रही है या नहीं कर रही है, यानी कि जो कॉस्ट हैं उसकी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, उन कॉस्ट को कवर कर रही है या नहीं कर रही है, और एक्चुअली सिर्फ कवर नहीं कर रही बल्कि उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही, उससे ऊपर कमा रही है या नहीं कमा रही, और कमा रही है तो कितना कमा रही है ऊपर, ठीक है ना। तो दिस इज अनदर important thing for you guys to understand now। अच्छा, ये देख लीजिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है कि नहीं, और फिर और क्या देख रही होती है कि कंपनी जो है अपने ऑपरेशंस को प्रॉफिटेबली ग्रो कर सक रही है कि नहीं कर रही, ठीक है ना। ये बहुत डिटेल में आगे डिस्कशन होगी, लेकिन वेरी वेरी सिंपली पुट कि ये बेसिकली होता है कि मैंने लास्ट ईयर जो है हमारी XYZ कंपनी ने $1,000 कमाए थे, इस साल जो है कंपनी ने $1,200 कमाए, फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो दिस इज द कंपनी इज एबल टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, कि इट्स नॉट जस्ट यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी जिसकी ग्रोथ ही नहीं, कमा तो रही है, लेट्स से प्रॉफिट भी कमाई लेकिन ग्रोथ नहीं है, राइट। यू वांट बी इन्वेस्टर्स, it's good of course from your perspective to invest in a company which is not only making a profit but is also growing the profits over time, right? Sorry. So, और
फाइनली फाइनेंशियल एनालिसिस ये भी देखे, हम ये भी वैल्यूड कर रहे होते हैं कि कंपनी जो है क्या इनफ इतना कैश कमा रही है या जनरेट कर रही है so that it is able to meet its obligations and pursue opportunities. Now very important for you guys to understand कि एक कंपनी जो है वो सिर्फ ये अगेन ये बहुत डिटेल में आगे डिस्कशन होगी, लेकिन फॉर नाउ अंडरस्टैंड के प्रॉफिट्स आर नॉट इनफ। प्रॉफिट्स जो हैं, एक कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं, एक कंपनी है वो, आई गिव यू एन एग्जांपल कि मैं आई गिव यू एन एग्जांपल जिससे आप लोग इसकी बेहतर समझ में आएगी कि एक कंपनी जो है वो प्रॉफिट्स कमा रही है। एक कंपनी ने $100 का प्रॉफिट कमाया, ओके, प्रॉफिट। मैंने इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ओके। पी प्रॉफिट इज इक्वल टू आर रेवेन्यू माइनस ई एक्सपेंसेस, ओके। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस आप करते हैं, यू गेट योर प्रॉफिट्स। लेट्स से मैंने रेवेन्यू जनरेट किया $200 का, ओके, और मेरे एक्सपेंस थे $100, तो मेरा प्रॉफिट भी कितना हो गया? $100, ओके, बिकॉज 200 माइनस 100 इज $100। नाउ ये $100 जो है ये मैंने सेल करके, प्लीज ये अच्छा, ये बहुत हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाली है कि रेवेन्यू रिकग्निशन क्या होती है ये अभी, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड के ये $100 में मैंने सेल किया और मैंने प्रॉफिट कमाया। लेकिन व्हाट इफ आई सोल्ड ये जो मैंने $100 की जो सेल की, ये $200 की जो सेल की थी, ये मैंने क्रेडिट पे की थी। व्हाट इफ आई हैड सोल्ड, जो मैंने $200 जो मैंने सेल किया है, जो सामान अपना गुड या सर्विस बेची है, वो मैंने क्रेडिट पे बेची। अब मेरा प्रॉफिट तो शो कर रहा है कि मेरा $100 प्रॉफिट हो गया, लेकिन क्या मेरे पास इतना कैश है? क्यों? वाई एम आई आस्किंग दिस? बिकॉज मैंने आपको, रिमेंबर इस एग्जांपल में मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि उसने क्रेडिट सेल की है, यानी कि उसने 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 उधार पे माल बेचा। जब उधार पे माल बेचता है वो कैश तो नहीं मिला, सेल आपकी रिकग्नाइज हो गई। अब क्या कैसे होता है आगे डिस्कशन होगी, लेकिन फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि मैंने जब क्रेडिट पे माल बेचता हूँ तो मेरा प्रॉफिट बुक्स पे आ रहा है कि आई एम मेकिंग प्रॉफिट्स, लेकिन कैश तो नहीं आया। तो क्योंकि कैश मेरा उस वक्त नहीं आया था, इस वजह से तो मेरी तो पॉइंट बीइंग कि जब कैश आपके इस तरीके से जनरेट नहीं हो रहा एज अपोज टू योर प्रॉफिट्स, दैट कुड आल्सो लीड टू बिजनेस गेटिंग इनटू ट्रबल। प्रॉफिट्स कमा रही है, ऑन द बुक्स आ रहा है कि प्रॉफिट्स है, लेकिन क्योंकि क्या आप क्रेडिट फॉर एग्जांपल सेल्स करे जा रहे हैं और प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं, लेकिन कैश इनफ्लो नहीं हो रहा, यानी कि आपकी कलेक्शन स्ट्रांग नहीं है, आपकी कलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप यू कैन गेट इनटू फाइनेंशियल यू कैन गेट इनटू फाइनेंशियल ट्रबल, बिकॉज आपको पेमेंट तो अपने आपके जो पीपल हु ओ यू मनी आर नॉट पेइंग यू, बट यू आल्सो ओ अदर पीपल मनी, उनको तो आपको पेमेंट करनी है, तो इट कुड लीड टू बैंकरप्सी, ओके। ये कैसे होता है कि इस आगे डिटेल में बहुत डिस्कशन होगी, फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स। आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द नोटेशंस, राइट, ओके, ओके, लास्ट स्लाइड फॉर दिस लेक्चर। फिर अच्छा, इंट्रोडक्शन की लास्ट स्लाइड है, ठीक है ना। फाइनेंशियल एनालिसिस जो है, फाइनेंशियल एनालिसिस स्टार्ट्स विद इंफॉर्मेशन फाउंड इन कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। प्लीज अंडरस्टैंड कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपनी पब्लिश कर रही होती है, राइट, विच इज एक्चुअली बेसिक रिक्वायरमेंट बाय फ्रॉम योर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। सिक्योरिटीज कमीशन आपको रिक्वायर करता है कि आपने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, स्पेशली पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्टेड है, और दे हैव टू रिपोर्ट their financials, right, over specific time periods. For example, every quarter, normally most places, not all but most places, most public corporations, they are required to report their financial performance and financial position, यानी कि अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उनको every 3 months, तो यानी कि 4 times a year, okay। तो फाइनेंशियल एनालिसिस स्टार्ट्स विद इंफॉर्मेशन फाउंड इन कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, या फाइनेंशियल एनालिसिस इन रिपोर्टों को देख रहे होते हैं, एंड दीज रिपोर्ट्स इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, देयर आर फ्यू अदर्स, लेकिन ये 3 मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज, वो भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा एडिशनल डिस्क्लोजर भी रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपकी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है वो आपको रिक्वायर करता है कि आप वो भी रिपोर्ट करें।
और एनी अकम्पनिंग कमेंट्री बाय मैनेजमेंट, ये एमडीए कहते हैं इसको, एमडी ए, ओके, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ओके। ये बेसिकली नॉर्मली अनऑडिटेड होती हैं। यानी कि ये बेसिकली यू हैव टू टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। व्हाई? बिकॉज दिस इज द मैनेजमेंट टेलिंग यू के हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है इन देयर ओन वर्ड्स, राइट, और वो अपनी कमेंट्री कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन यू डू रीड इट, इट्स नॉट लाइक यू डोंट रीड इट, लेकिन यू रीड इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि रिमेंबर कि ये मैनेजमेंट जो है वो तो अपनी तारीफें ही करेगी ना कि ये मैंने बड़ा अच्छा किया है, या अगर अगर परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है तो उसको डाउन प्ले करने की कोशिश करेगी। लेकिन वी बीइंग फाइनेंशियल एनालिस्ट वी नीड टू इवैल्यूएट कि भाई एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्या क्या पोजीशन चल रही है, हाउ डिड द कंपनी परफॉर्म। वो हम अपने खुद अपने एनालिसिस पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट एमडीए इनटू आवर एनालिसिस वेल, लेकिन इसको हम लोग ज़रा ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हैं, ओके। Finally, analysts supplement their analysis of a company's financial statements with industry and company research। बहुत जरूरी है। अब ये सिर्फ नहीं होता, एज फाइनेंशियल एनालिस्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़ ली तो आपका काम पूरा हो गया। आपको कंपनी का एनालिस्ट नहीं, यू विल नीड टू गो एंड डू योर ओन रिसर्च, राइट। आप इंडस्ट्रीज को स्टडी करना पड़ेगा कि लेट्स से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसकी एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आजकल क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लेट्स से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, राइट, या पावर इंटेंसिव है। तो लेट्स से कोल प्राइस इंटरनेशनली कैसे चल रही हैं। तो इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। तो आपको इंडस्ट्रीज को भी स्टडी करना पड़ता है आउटसाइड योर, आप आपकी फाइनेंशियल में भी, आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर भी आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन इट रियली पेज, यानी कि अच्छी जो एनालिस्ट होते हैं वो अपनी आउटसाइड रिसर्च भी कर रहे होते हैं कि कंपनी में क्या सिचुएशन चल रही है, फाइनेंशियल जो एक इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है और कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, वो भी अलग से भी रिसर्च करते हैं लोग। यानी कि कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं XYZ कंपनी को एनालाइज कर रहा हूँ, और उस कंपनी का एक बहुत बड़ा जो है वो कस्टमर है, राइट। लेट्स से कंपनी है जिसका 80% जो सेल्स हैं वो एक कस्टमर से आ रही है, तो मैं उस कस्टमर को से भी बात कर सकता हूँ कि भाई आप इनसे डीलिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये आपको टाइम पे पेमेंट्स कर रहे हैं, राइट। जैसे लेट्स से आपकी सप्लायर है, ओके, लेट्स एक्चुअली चेंज दैट। 80% आपकी कंपनी का जो माल है या आपका रॉ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम वन सप्लायर, तो आप इस रॉ मटेरियल इन सप्लायर से बात कर सकते हैं कि भाई कंपनी कंपनी की क्या सिचुएशन चल रही है, कितना माल आपसे ले रही है, आप क्या देख रहे हैं, कंपनी कितना आगे आपसे खरीदेगी, इस किस्म की चीज़ें। तो बहुत से इस तरह के एग्जांपल्स, राइट, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। बट एनीवे द पॉइंट इज के यू आर गोइंग टू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। Being financial analyst, we basically go out. Not, and the point being is don't just stick to the finances. The finances are very important. I'm not saying that कि ये ज़रूरी नहीं है। I'm not downplaying their importance. They are extremely important. लेकिन उसके अलावा भी research also really pays for analysts to go outside and do their own research. So anyway, that was it, guys, for this lecture. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैं ये जो लर्निंग मॉड्यूल है, यानी कि जो चैप्टर है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका मैं बेसिकली आप लोग हम लर्निंग एक पूरा मॉड्यूल को ओवरव्यू दूंगा, राइट। और उसके बाद हम लोग फिर चैप्टर के अंदर डेल्व करेंगे, राइट। दैट्स इट फॉर नाउ। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।